ये बस एक छोटा सा लकड़ी का कैबिन था, पर जो भी आदमी वहां से बाहर आता, उसके फेस पर एक सेटिस्फेक्शन वाली लुक होती थी। गांव वाले घंटों लाइन में खड़े रहते थे, बस 2.5 मिनट के उस एक्सपीरियंस के लिए। आपको शायद लगेगा कि अंदर कोई स्पेशल सर्विस मिल रही है, पर असल में वो बस एक ऐसा घर था जिसमें अंडर फ्लोर हीटिंग थी। पता चला कि ये एक मिडीवल फैंटेसी वर्ल्ड है जहां गरीब लोग सर्दी में जम के मर जाते हैं। और मैं, एक सिविल इंजीनियरिंग मेजर, गलती से एक नॉवल के अंदर बैरन के बड़े बेटे के रूप में ट्रांसमाइग्रेट हो गया। लेकिन नोबल बनने से मुझे कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि बैरन की फैमिली भारी कर्ज में थी और ये बॉडी एक टोटल स्कमबैग की थी। उसने टेरिटरी में हर तरह के एट्रोसिटीज किए थे और गांव वालों के मन में उसके लिए काफी गुस्सा था। तो ये बॉडी बस एक कचरा नोबल थी, जो कहानी में जल्दी मरने वाला था। और मेरे पास सरवाइव करने का सिर्फ एक ही रास्ता था। मुझे टेरिटरी के लोगों का नजरिया अपने लिए बदलना था। सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के नाते मैं ये देखकर हैरान था कि इस दुनिया के घरों में अंडर फ्लोर हीटिंग तक नहीं थी। ज्यादातर फैमिलीज सिर्फ फायर प्लेस पर डिपेंड करती थी, जो पूरे घर को गर्म नहीं रख सकता था। अगर मैं यहाँ अंडर फ्लोर हीटिंग वाला घर बना सकूं, तो ये पक्का पागलों की तरह बिकेगा। शायद मैं इसका यूज अमीर बनने और बैरन के सारे कर्ज चुकाने के लिए भी कर सकूं। मेरी सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज को फाइनली चमकने की जगह मिल गई थी। अब पिछली जिंदगी की तरह कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ईंटें उठाने की जरूरत नहीं थी। उसी पल मेरे दिमाग में गरम घर का फ्लोर प्लान बनने लगा। अचानक एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। लगता है मैंने कुछ अनलॉक कर लिया है। रिलेशनशिप पॉइंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। आप की कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करके पॉइंट्स कमा सकते हैं। पर सिस्टम ने यह नहीं समझाया कि वे पॉइंट्स किस काम के हैं। मैंने सोचा, जब इसने की कैरेक्टर्स कहा है तो मेरे पीछे खड़ा ये बंदा, जेवियर, पक्का उनमें से एक होगा। आखिर वो पूरी नॉवल का मेन कैरेक्टर है। और हुआ भी वही। जेवियर के सिर के ऊपर एक -30 अप्रूवल रेटिंग तैर रही थी। मैंने उसे एक चार्मिंग स्मिर्क दी और कहा, तुम सच में बहुत हैंडसम हो। मैं बस प्रोटैगनिस्ट को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी अफेक्शन बढ़ी नहीं, बल्कि कम हो गई। साथ ही उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है मैं हैंडसम हूं। यह सुनकर मैं स्पीचलेस हो गया। ये बंदा सीरियसली बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है। सिस्टम को अभी साइड में रखते हुए, पहले मैंने जेवियर से सुना था कि टैवन ओनर की मां कड़कड़ाती ठंड और लंबी सर्दियों की वजह से बीमार पड़ गई थी। तो मैं फौरन टैवन ओनर के पास गया और उसके सामने एक हीटिंग हाउस कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। तो तुम परचेजर हो और मैं बिल्डर हूं। हम कंस्ट्रक्शन की सारी फीस उस सारी प्रॉपर्टी के बदले सेटल कर देंगे जिसे मैंने डैमेज किया था। टैवन ओनर ने मुझे एक शक भरी नजर से देखा और अपनी स्किल स्टोन वॉल हार्ट एक्टिवेट कर दी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इस तरह आकर खुद हर्जाना देने की बात करेगा। धत तेरे की, इस बंदे पर कोई भरोसा ही नहीं करता। मेरा बड़ा प्लान शुरुआत में ही फेल नहीं हो सकता। लगता है मुझे फिलहाल इस स्कमबैग वाली इमेज का ही फायदा उठाना होगा। मैंने फौरन एक विलन वाला एक्सप्रेशन बनाया और कहा, कम ऑन, हमें एक दूसरे को बहुत झेलना है। चलो थोड़ा भरोसा करने की कोशिश करते हैं। और सच में काम बन गया। टैवन ओनर ने डर कर जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और सिस्टम भी मुझे इतना बड़ा स्कमबैग होने के लिए कॉम्प्लीमेंट देना नहीं भूला। खैर, मुझे उन सब की फिक्र नहीं थी। मेरा बिजनेस एम्पायर इसी पहले ऑर्डर से शुरू होने वाला था। तुमने एक समझदारी वाला फैसला लिया है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा। कुछ ही देर बाद जब मैं घर बनाना शुरू करने ही वाला था, जेवियर ने मुझे आवाज दी। उसे लगा कि टैवन ओनर से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते देख मैं मुसीबत खड़ा करने का कोई नया तरीका सोच रहा हूं। ये सुनकर मैंने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो बंदा इतना नेक दिखता है, उसके विचार इतने ट्विस्टेड होंगे। क्या तुमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में सुना है? ये तब होता है जब आप पास्ट की हरकतों की वजह से ये मानने लगते हैं कि कोई इंसान ऐसा या वैसा ही करेगा। इस तरह का डिस्टॉर्शन गहरे प्रेजुडिस और नेगेटिविटी से आता है। जेवियर ने दावा किया कि ये प्रेजुडिस नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स है। हालांकि जब मैंने पूछा कि क्या एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स पास्ट पर बेस नहीं होते, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए मैं मुड़ा और घर बनाना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने जेवियर से कहा कि चाहे टैवन ओनर हो या उसकी माँ, मैं पक्का करूंगा कि उनके चेहरे पर मुस्कान आए, क्योंकि उनकी मुस्कान ही मेरी किस्मत की नींव बनेगी। मैंने मिट्टी खोदी, उसे बाहर निकाला, फिर उसे कॉम्पैक्ट किया और फाउंडेशन बिछाने के लिए प्रोसेस रिपीट करता रहा। लकड़ी बैरन की एस्टेट के गोदाम से सेट की जा सकती थी, जिसे हैवी टिम्बर की तरह यूज करके मेन स्ट्रक्चर तैयार किया गया। फिर मैंने नदी के किनारे से खोदी हुई क्ले को बाहर की तरफ चिपकाकर काम फिनिश किया। इतनी मेहनत के बाद मैं पूरी तरह थक गया था।
और इस बॉडी की कमजोरी से फ्रस्ट्रेट हो गया था। इस बीच जेवियर ने पिछले कुछ दिनों में जरा भी मदद नहीं की थी। वो बस आसपास खड़ा होकर फालतू कमेंट्स पास कर रहा था, पर अंदर ही अंदर वो पहले से ही शॉक था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं सच में टेवन ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा। क्या ये वाकई वही पुराना स्कमबैग है? डेडलाइन पास आते देख मेरे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं था। मैंने कुल्हाड़ी पकड़ी और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि अगले ही सेकंड जेवियर ने मेरे हाथों से कुल्हाड़ी छीन ली और पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। लकड़ी को पतले पतले टुकड़ों में काट दो। हर टुकड़ा लगभग 2 हाथ की लंबाई वाला, 1 हाथ चौड़ा और 1 उंगली जितना मोटा होना चाहिए। ये सुनते ही जेवियर ने लकड़ियों का एक ढेर हवा में उछाल दिया और अगले ही सेकंड अनगिनत स्वॉर्ड स्लैश ने उन्हें पूरी तरह से रिक्वायर्ड साइज में काट दिया। सफाई से कटे हुए उन बोर्ड्स के ढेर को देखकर, जिस काम में मुझे घंटों लग जाते, मैं खुद को उसे थम्स अप देने से नहीं रोक सका। कोई ताज्जुब नहीं कि वो पूरी नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है, एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन जिसकी किस्मत में स्वॉर्ड मास्टर बनना लिखा है। मैं चुपचाप जेवियर के पीछे गया और उसकी पीठ थपथपाई। हे, जब तुम्हारा ये काम हो जाए तो आओ मेरी खुदाई में मदद करो। जेवियर मेरी बेशर्मी देखकर दंग रह गया। थैंक यू कहने के बजाय ये मुझे और काम दे रहा है। ये बंदा अनबिलीवेबल है। मैं बता सकता था कि उसने सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से मदद की, क्योंकि वो देखना चाहता था कि मैं किस तरह का स्कैम प्लान कर रहा हूं। तो मैंने उससे कहा, तुम बस जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हो, है ना? तो हम वो कैसे करें? वेल, साथ काम करके ऑब्वियसली। हम जितनी तेजी से काम करेंगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। जेवियर के पास काम को जल्दी खत्म करने और सच जानने में मेरी मदद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी मदद से स्पीड कई गुना बढ़ गई। उसके बाद हमें बस अंडर फ्लोर सिस्टम के लिए हीटिंग चैनल्स खोदने थे। फाइनली हमने डेडलाइन से ठीक पहले सब कुछ पूरा कर लिया। ये इस दुनिया का पहला अंडर फ्लोर हीटिंग वाला घर बन गया। इस बीच जेवियर कंफ्यूजन में दीवार को घूरता रहा। क्या ये अक्षर हैं? हाँ, ये मेरा ब्रांड लोगो है। तुम देखना चाहते थे ना कि टेवन ओनर के लिए मेरा क्या प्लान था? जाओ और टेवन ओनर और उसकी माँ को बुला लाओ। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके तुरंत बाद इस दुनिया के लोग, जिन्होंने कभी अंडर फ्लोर हीटिंग का एक्सपीरियंस नहीं लिया था, उसकी गर्माहट के दीवाने हो गए। टेवन ओनर की माँ के पैरों में अब दर्द नहीं था और ना ही उनकी पीठ में तकलीफ थी। ये अंडर फ्लोर हीटिंग का मैजिकल पावर था। बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर। अपनी माँ को इस तरह मुस्कुराते हुए देखे काफी वक्त हो गया है। ये देखकर जेवियर हैरान रह गया। क्या मेरे सामने खड़ा ये बंदा अभी भी वही स्कमबैग यंग मास्टर है? उसने सच में मेहनत की और रेजिडेंट से किया अपना प्रॉमिस निभाया, और जैसा उसने कहा था, वे दोनों सच में खुशी से मुस्कुरा रहे थे। उसी पल सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। जेवियर की तरफ से आपकी अप्रूवल रेटिंग 2 पॉइंट्स बढ़ गई है। एक की कैरेक्टर के साथ अपनी रिलेशनशिप थोड़ी सुधारने के लिए आपको 36 रिलेशनशिप पॉइंट्स मिले हैं। ये देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। हालांकि लकड़ी की कॉस्ट जोड़ने के बाद ये ऑर्डर पूरी तरह लॉस में था, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये पहला हीटिंग वाला घर प्रमोशन के लिए एक मॉडल होम के तौर पर बनाया गया था। और बस देखते ही देखते बात जंगल की आग की तरह फैल गई। क्यूरियोसिटी की वजह से पास के रेजिडेंट्स खुद एक्सपीरियंस करने के लिए आए, और हर वो इंसान जिसने फर्श की गर्माहट महसूस की, वो पूरी तरह से इम्प्रेस हो गया। अच्छा लग रहा है ना? क्या तुम अपने घर में ऐसा कमरा नहीं चाहते? अभी 2 स्टाइल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है आपके यार्ड में एक नया घर बनाना। दूसरा ऑप्शन है आपके पुराने घर के फ्लोर को रिनोवेट करना। बेशक, अगर आप दोनों ऑप्शन साइन करते हैं, तो हम आपको कंस्ट्रक्शन फीस पर 10% डिस्काउंट देंगे। हालांकि भले ही गांव वाले घर के फायदों को समझ गए थे, फिर भी उन्हें मेरी इस बॉडी पर भरोसा नहीं था। अगर ऐसा है, तो मैं उन्हें साइन करने के लिए मजबूर करने के लिए इस स्कम बैग इमेज का यूज करता रहूंगा। हे, ये प्राइस पहले से ही बहुत सस्ता है। क्या हमारे बीच कम से कम थोड़ा सा भरोसा नहीं हो सकता? जैसे ही मैं और जोर देने वाला था, अचानक एक आवाज ने मुझे रोक दिया। जो आदमी आया था वो इस बॉडी का पिता था, आर्कोस फ्रॉन्टेरा, द बैरन। उसके सिर के ऊपर भी -20 की अप्रूवल रेटिंग थी, तो साफ था कि वो एक और की कैरेक्टर था जिसके साथ रिलेशनशिप सुधारने की जरूरत थी। जल्द ही मुझे लॉर्ड के मेंशन में वापस बुलाया गया। अब तक मैं बैरन से छिप रहा था और उन्हें अवॉइड कर रहा था, इस डर से कि अगर उन्होंने मुझे घर बनाने से रोक दिया तो क्या होगा। मुझे बताओ, इस बार तुम किस तरह के ट्रिक आजमा रहे हो? ये सुनकर मैंने अपने उसी बदमाश वाले एटीट्यूड में जवाब दिया। टैवन ओनर ने मुझसे एक हीटिंग हाउस का ऑर्डर दिया था, तो मैंने उसके लिए बना दिया। लेकिन तुम दूसरे रेसिडेंट्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, है ना? जब मैंने इसे कंफर्म किया तो बैरन ने माथा सिकोड़ा और कहा कि टेरिटरी के रेसिडेंट्स उनके प्यारे लोग हैं और वो मुझे उन्हें धोखा देने की परमिशन नहीं देंगे। लगता है ये बॉडी चाहे जो भी करे,
हमेशा गलतफहमी ही होती है। चूंकि मैं इसे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा कि भागना ही बेहतर है। जैसे ही मैं जाने वाला था, बैरन ने फिर से आवाज दी, क्या तुम ये सब हमारी फैमिली की सिचुएशन की वजह से कर रहे हो? फिक्र मत करो, मैं अभी भी चीजें संभाल सकता हूँ, इसलिए तुम इसमें ज्यादा मत पड़ो। नॉवल की एंडिंग पड़ी होने की वजह से मुझे पता था कि वो टेरिटरी का कर संभालने में पूरी तरह इनकेपेबल है। इसके अलावा उसका ये एटीट्यूड मेरी पिछली जिंदगी के डैड जैसा ही था, जो साफ तौर पर मुसीबत में होते थे पर कभी एक शब्द नहीं कहते थे। हमेशा ऐसा दिखावा करते थे जैसे सब ठीक हो। मैं बेवकूफ़ी भरे पैसों की वजह से फिर से दुखी नहीं होने वाला। इसलिए जाने से पहले मैंने कहा, प्लीज़ हार मत मानिए, क्योंकि मैं भी नहीं मानूंगा। ये वो शब्द थे जो काश मैंने तब अपने पिता से कहे होते। बस जब मैं सोच ही रहा था कि मैंने कितने ऑर्डर कलेक्ट कर लिए हैं, मेरी टक्कर एक मोटे और एक दुबले आदमी से हो गई। उन्होंने टेरिटरी का बेटा होने के नाते मुझे ग्रीट तक नहीं किया और बस पास से गुजर गए। क्यूरियोसिटी में मैंने उनका पीछा करने का फैसला किया। जैसा सोचा था, वे टेरिटरी के डेट कलेक्टर्स थे। ये देखकर मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक सका। परफेक्ट टाइमिंग, वे एकदम सही वक्त पर आए हैं। अपने कमरे में वापस आकर मैंने सिस्टम को स्टडी करने का प्लान बनाया। नोटिफिकेशन बार के साथ चैट करने के बाद मुझे पता चला कि पॉइंट्स का यूज स्किल्स डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। फिर मुझे स्कैन करने के बाद सिस्टम ने मेरी मौजूदा नॉलेज के बेस पर स्किल्स डेवलप की। ये देखकर कि मेरे पास काफी रिलेशनशिप पॉइंट्स हैं, मैंने बेसिक सर्वेइंग और बेसिक डिजाइन अनलॉक कर लिया। बेसिक सर्वेइंग ने मुझे टाइटेनियम अलॉय वाली जादुई आंखें दे दी, जो जमीन के स्ट्रक्चर को बारीकी से नाप सकती थी। बेसिक डिजाइन ने मुझे हवा में ब्लूप्रिंट बनाने की पावर दे दी। इन स्किल्स के होने से चीजें यकीनन बहुत आसान हो जाएंगी। पर मुझे अभी भी चिंता थी कि क्या सिर्फ जेवियर ही सारा कंस्ट्रक्शन संभालने के लिए काफी होगा। कितना अच्छा होता अगर मैं कुछ हैवी मशीनरी समन कर पाता। जैसे ही मैंने ये सोचा, सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया कि ये रैंडमली फैंटेसी कंपेनियंस भी समन कर सकता है, और ये कंपेनियंस अपनी अलग पर्सनालिटी और स्किल्स के साथ आते हैं। अगर वे मॉडर्न मशीनरी को रिप्लेस कर सकें, तो काम की एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी। हालांकि एक समन की कॉस्ट 50 रिलेशनशिप पॉइंट्स है। क्लियरली अब प्रायोरिटी जल्दी से ज्यादा रिलेशनशिप पॉइंट्स कमाने की थी। इस बीच बैरन की तरफ वे दो डेट कलेक्टर्स लालची होने लगे। उन्होंने तो बैरनेस और उनकी लेडीज को रीपेमेंट के तौर पर मांग लिया। अचानक मैं पीछे से आया। भले ही तुम डेट कलेक्टर्स हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बदतमीजी करने का हक मिल गया। इससे वो मोटा आदमी चौंक गया। तुम कौन हो? पर जब बैरन ने मेरा नाम लिया, तो उसे एहसास हुआ कि मैं कौन हूं। तो तुम ही वो अजीब हरकतों वाले बड़े बेटे हो। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने उसे बीच में ही काट दिया। जो भी हो, अब मुझे अपना वारंट दिखाओ। ये सुनकर मोटा और दुबला आदमी दोनों कंफ्यूज हो गए। रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट के आर्टिकल 3 सेक्शन 6 के मुताबिक बिना वारंट के किसी नोबल के घर में घुसना ट्रेस पासिंग माना जाता है। उन्हें अनजान बनते और यहाँ तक कि कानून के वजूद पर सवाल उठाते देख मेरे पास उनकी याददाश्त ताज़ा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जेवियर! जी मास्टर लॉयड, इन घुसपैठियों के हाथ काट दो। ये देखकर कि जेवियर ने सच में अपनी तलवार निकाल ली है, उन दोनों के पसीने छूट गए और वे घबराहट में वहां से भाग खड़े हुए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? तुम पछताओगे। उस मोमेंट पर बैरन डरा हुआ लग रहा था और मुझ पर चिल्लाया। पूछा कि आखिर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? आखिर वे लोग टेरिटरी के डेट कलेक्टर्स थे। उन्हें पहले खाना पीना दिया गया था, फिर भी वे सेटिस्फाइड नहीं थे। अब चीजें पूरी तरह से बिगड़ चुकी थीं, पर मैंने पहले से ही एक काउंटर मेजर तैयार कर रखा था। मैंने पैसों का एक बड़ा बैग निकाला और टेबल पर रख दिया। ये हीटेड हाउसेस का डिपॉजिट है। इस महीने का इंटरेस्ट कवर करने के लिए ये काफी होना चाहिए। हालांकि बैरन को लगा कि ये पैसा रेजिडेंट से छीना गया है, इसलिए उन्होंने इसे यूज करने से मना कर दिया। उसी पल जेवियर ने कहा कि वो पर्सनली मुझे मॉनिटर करेगा ताकि ये पक्का हो सके कि मैं रेजिडेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से फुलफिल करूं। तभी बैरन की चिंता दूर हुई। मैंने तमीज से विदा ली। जेवियर और मेरे जाने के बाद उसने पूछा कि मुझे ऐसे कानून के बारे में कैसे पता चला। जहां तक उसे याद था, मैं हमेशा से इग्नोरेंट टाइप का था। इस पर मैंने जवाब दिया कि मैंने बस कहीं से सीख लिया। पर सच तो ये है कि मुझे ये खुद जेवियर से ही पता चला था, उस नॉवल में। ये बैरन और बैरनेस के सुसाइड करने के ठीक बाद हुआ था। वे दो डेट कलेक्टर्स उनकी बॉडीज निकालने और उन्हें बेचने आए थे, और तब जेवियर ने कहा था, रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट के आर्टिकल 3 सेक्शन 6 के मुताबिक बिना वारंट के किसी नोबल के घर में घुसना ट्रेस पासिंग माना जाता है। इसके तुरंत बाद उसने उनके सिर काट दिए। जब जेवियर को जज के सामने लाया जाता है, तो वो नॉट गिल्टी पाया जाता है। कहानी कैसे आगे बढ़ेगी ये जानना डेफिनेटली एक एडवांटेज है, पर अभी कुछ और ज्यादा जरूरी है। अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट बजा। बैरन फ्रॉन्टेरा की आपकी अप्रूवल रेटिंग 6 पॉइंट्स बढ़ गई है।
एक की कैरेक्टर के साथ अपनी रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए आपने 60 रिलेशनशिप पॉइंट्स जीते हैं। आपके करंट रिलेशनशिप पॉइंट्स 61 हैं। मेरा पहला फैंटेसी कंपेनियन किस तरह का होगा? उस शाम मुझे एक खाली जगह मिली जहां आसपास कोई नहीं था। मुझे समन गेम दिखाओ। जैसे ही मैंने स्टार्ट दबाया, अचानक एक ग्रीन बीम चमकी और मेरे सामने एक मैजिक सर्कल की आउटलाइन बनने लगी। हालांकि मैजिक सर्कल थोड़ा बहुत छोटा और बहुत शोर वाला था। अचानक उस सर्कल से एक हैमस्टर रेंगते हुए बाहर निकला। ये देखकर मैं पूरी तरह से दंग रह गया। मेरे चेहरे पर नफरत छिपाना इम्पॉसिबल था। लगता है इस बार मैंने कुछ अच्छा नहीं निकाला। छोटे हैमस्टर ने मेरी नफरत नोटिस की और घबराहट में चू चू करने लगा। अजीब बात थी कि मुझे समझ आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। उस नन्हे जीव ने दावा किया कि वो बहुत कुछ कर सकता है और अगले ही पल उसने अपने मुंह से कुछ थूका। मैंने उसे उठाया और पाया कि वो एक यूजर मैनुअल और एक छोटा पैकेट था। पैकेट के अंदर दो तरह के सीड्स थे। लाल बीज उस छोटे जीव को विशाल बना देगा और ये इफेक्ट मैक्सिमम 12 घंटों तक रहेगा। दूसरी तरफ नीला बीज इसे छोटा कर देगा। डुअल कलर सीड पैक खरीदने के लिए एक रिलेशनशिप पॉइंट चाहिए था। उस पल मैंने सोचा कि एक छोटा सा हैमस्टर आखिर कितना बड़ा हो सकता है। अगर ये एक इंसान के साइज का हो जाए तो शायद ये काम आ सके। तो मैंने खुद देखने का फैसला किया और उसे एक लाल बीज खिला दिया। अगले ही सेकंड सफेद रोशनी का धमाका हुआ और मैं किसी अनजानी चीज से टकराकर कई मीटर दूर जा गिरा। जब मैंने देखा कि मेरे सामने क्या है तो मैं पूरी तरह दंग रह गया, क्योंकि वो छोटा हैमस्टर 30 फीट से भी ज्यादा लंबा हो गया था। मुझे वहीं जमा हुआ देखकर उस छोटे जीव ने मुझ पर ठंडी स्मिर्क दी। उसके ऊपर डिगिंग लेवल 1, मॉडर्न एक्सक्वेटर से कई गुना तेज खुदाई की स्पीड। पैंकिंग डर्ट लेवल 2, कुछ डेथ रोल्स मिट्टी को पूरी तरह से कॉम्पैक्ट कर सकते थे। लास्ट स्किल तो और भी जरूरी थी। चीक पॉकेट्स लेवल 1, ये सीधे अपने मुंह के अंदर मिट्टी को शेप दे सकता था। इस मोमेंट पर मैं बहुत एक्साइटेड था। बस इस अकेले हैमस्टर ने हैवी मशीनरी की कमी वाली प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व कर दी थी। हालांकि अचानक इतने बड़े जीव का आसपास होना सस्पिशियस लगता। लकीली इस दुनिया में समनर्स थे। जब तक मैं अपने साथ एक समनिंग बुक रखूं और खुद को समनिंग जीनियस बताऊं तो सब सुलझ जाएगा। अब मुझे बस मैन पावर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और मैं बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकता था। अगले दिन मैंने टेरिटरी के सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें टास्क देने लगा। पर ये खाली बैठने वाले सैलरी लेने वाले सिपाही मुझे देखकर चिढ़े हुए लग रहे थे। वो बदनाम स्कमबैग उन्हें ऑर्डर दे रहा था। फिर भी मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे इस रिएक्शन की पहले से ही उम्मीद थी। अचानक, मास्टर लॉयड, आप आखिर मेरे सिपाहियों से क्या कराने का प्लान बना रहे हैं? मैं मन ही मन मुस्कुराया। जैसा सोचा था, ये बंदा आ ही गया। ये न्यूमैन था, इस जमीन के 3 नाइट्स में से एक। नॉवल की शुरुआत में जब एस्टेट बर्बाद हो जाता है, तो वो बैरन को धोखा देने और भागने वाला पहला इंसान था। इतना ही नहीं, उसने बैरन की इंफॉर्मेशन कॉन आर्टिस्ट को बेच दी थी। बैरन पर चढ़े भारी कर्ज के पीछे वही मेन कल्प्रिट था। और फिर भी ये कचरा इस जमीन का एक अवॉर्डेड नाइट था। सर न्यूमैन, आपको क्या लगता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं? न्यूमैन ने डिक्लेयर किया कि वो अपने सिपाहियों को खुदाई जैसा नीचा काम करते कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। क्लियरली उसे बस इस बात से चिढ़ थी कि मैं कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमा रहा हूं। फिर भी उसने इसे इतना नेक दिखाने की कोशिश की। फिर मैंने सपाट तरीके से कहा, बैरन ने पहले ही परमिशन दे दी है। न्यूमैन ने यह देखकर मेरा पास्ट बीच में खींच लिया और दावा किया कि मैं अपने पर्सनल गेन के लिए उसके सिपाहियों का यूज कर रहा हूं। मैंने शांति से जवाब दिया, तुम गलत नहीं हो, पर भाई तुम सच में मार खाने वाली बातें कर रहे हो। न्यूमैन गुस्से में अपने दांत पीसने लगा, पर मुझ पर हाथ नहीं उठा सका। उसे इतना चिढ़ा हुआ देखकर मैंने मिट्टी उठाई और उसके मुंह पर दे मारी। पास खड़े सैनिक ये देखकर दंग रह गया। उनकी नजरों में मैं बस एक यूजलेस नोबल था जो कुछ नहीं कर सकता था। और फिर भी मैंने टेरिटरी के एक डेकोरेटेड नाइट को इस तरह उकसाने की हिम्मत की। कमीने, क्या तुम एक नाइट के ऑनर का अपमान कर रहे हो? मैंने उसकी एक बात न सुनने का नाटक किया। क्या तुम रैंक भूल कर लड़ना चाहते हो? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो करते हैं। हम 1 महीने में ड्यूल करेंगे। न्यूमैन हालांकि थोड़ा कंफ्यूज था, फिर भी बिना सोचे समझे ड्यूल के लिए मान गया। कुछ ही देर बाद, ये सुनने के बाद कि मैं न्यूमैन के साथ ड्यूल करूंगा, जेवियर क्यूरियोसिटी में पास आया और पूछा कि क्या मुझे जीतने का कोई कॉन्फिडेंस है। मैंने एक बेफिक्र चेहरा बनाया और कहा, क्या तुम इडियट हो? बेशक मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। वो एक लो लेवल सॉर्ड एक्सपर्ट नाइट है जो माना हार्ड स्किल यूज कर सकता है, और मैं बस एक आलसी निकम्मा स्कमबैग हूं। मैं उसे कैसे हरा सकता हूं? पूछने से पहले सोचा भी था। जेवियर को इतना गुस्सा आया कि उसने लगभग अपनी तलवार निकाल ही ली थी।
और मुझे वहीं काटने वाला था। पर उसकी क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई। आखिर ये बंदा करना क्या चाह रहा है? वो जानबूझकर न्यूमैन को प्रोवोक कर रहा था और अब कह रहा है कि उसे जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। उसी पल मैंने जेवियर से एक फेवर मांगा। क्या तुम मुझे तलवार चलाना सिखा सकते हो? उसने बिना सोचे समझे तुरंत मना कर दिया। उसके रीजंस थे, पहला कि वो यहाँ सिर्फ मुझे मॉनिटर करने आया है, और दूसरा कि मेरे जैसा इंसान अगर तलवारबाजी सीखेगा तो आसपास के लोग और खतरे में पड़ जाएंगे। पर मेरे पास पहले से ही एक प्लान था। अगर तुम मुझे तलवार चलाना सिखाओ तो मैं तुम्हारी इंसोम्निया ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। जेवियर इंसोम्निया शब्द सुनकर दंग रह गया। आखिर इस बंदे को इसके बारे में कैसे पता? बेशक मुझे पता था, क्योंकि मैंने नॉवल पढ़ी थी। इस दुनिया में नाइट्स को 4 लेवल्स में रैंक किया जाता है: लो लेवल सॉर्ड एक्सपर्ट, मिड लेवल सॉर्ड एक्सपर्ट, हाई लेवल सॉर्ड एक्सपर्ट और सॉर्ड मास्टर। जेवियर अभी हाई लेवल सॉर्ड एक्सपर्ट से सॉर्ड मास्टर बनने के ट्रांजिशन में था। इस स्टेज पर उसकी नर्व्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती थी, जिससे उसके लिए सोना इम्पॉसिबल हो जाता था। हालांकि जेवियर को अभी भी शक था कि मुझे कैसे पता चला, फिर भी वो बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। इसलिए नहीं कि उसे यकीन था कि मैं उसे सच में ठीक कर सकता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने पहले ही अनगिनत तरीके आजमा लिए थे जो काम नहीं आए। हालांकि वो जल्दी ही सो गया। मैंने पूरी नॉवल पढ़ी है और मुझे पता था कि तुम्हारी इंसोम्निया कैसे ठीक होगी। पहली बार जेवियर तब चैन से सोया था जब उसने किसी को मैजिक इनकेंटेशन पढ़ते सुना था। मुझे कोई मैजिक इनकेंटेशन तो नहीं पता थे, पर मैंने रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल डिजाइन थ्योरी का एक पैसेज सुना दिया, जो किसी भी मैजिक स्पेल से कम 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव था। अब तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप मेरी है। अगले दिन पूरी तरह रेस्टेड जेवियर ने मुझे पहले 50 लैप्स दौड़ने के लिए कहा। उसे लगा कि मैं तुरंत गिव अप कर दूंगा, पर उसकी हैरानी के लिए मैंने जरा भी रेसिस्ट नहीं किया और चुपचाप दौड़ना शुरू कर दिया। और हर लैप के बाद मैं उसके पास दौड़ कर जाता, उसे मॉक करने के लिए। तुम्हें लगा कि मैं पलट कर लड़ूंगा और फिर तुम उसे एक बहाना बनाकर कहोगे कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है और मुझे सिखाना छोड़ दोगे, सही ना? जेवियर के एक्सप्रेशन से मुझे पता चल गया कि मैंने उसे पकड़ लिया है। मैं पूरे 50 लैप्स पक्का खत्म करूंगा। यहां तक कि सिस्टम भी मेरी बेशर्मी की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। पर सच तो ये था कि मैं सच में थक गया था। आखिर 50 लैप्स दौड़ना थकाने वाला कैसे नहीं होगा? फिर भी पहले के मुकाबले ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था। उस टाइम मेरे पास कोई फैमिली नहीं बची थी। मैं एक छोटे से रेंटल यूनिट में अकेला रहता था। बस सरवाइव करने के लिए हर दिन स्ट्रगल करता था। मैं पूरा दिन एक 4 मंजिला बिल्डिंग की छत पर ईंटें ढोता था और पूरी रात डिलीवरी ट्रक्स की लोडिंग और अनलोडिंग करता था। बस इसलिए ताकि मैं भूखा ना रहूं और लैंडलॉर्ड मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। तब मैं इस उम्मीद में था कि कभी ना कभी चीजें बेहतर होंगी। खुद को बार बार समझाता था कि बस थोड़ा और झेल लो और सब ठीक हो जाएगा। पर आखिर में वो उम्मीद खत्म न होने वाली निराशा में बदल गई। तो उस नाउम्मीदी के मुकाबले अभी का ये दर्द कुछ भी नहीं था। उस मोमेंट पर जेवियर के दिल में एक छोटा सा बदलाव आया। अगर तुम वाकई सीखने के लिए इतने सीरियस हो तो मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाऊंगा। फिर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। जेवियर की तरफ से आपकी अप्रूवल रेटिंग 1 पॉइंट बढ़ गई है। आपने एक की कैरेक्टर के साथ 18 रिलेशनशिप पॉइंट्स जीते हैं और आपके करंट रिलेशनशिप पॉइंट्स 29 हैं। इस बीच जब बैरन ने न्यूमन से सुना कि मैंने उसका अनादर किया है और उसे डुअल के लिए चैलेंज किया है, तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। हालांकि उनके पास इसे रोकने का कोई सही कारण नहीं था, तो उन्होंने बस न्यूमन से कहा कि वो ज्यादा सख्त ना हो। अपने वारिस के तौर पर बैरन नहीं चाहते थे कि मुझे गंभीर चोट लगे। उन्हें बस ये उम्मीद थी कि इस डुअल से मुझे कुछ अकल आएगी। जैसी आपकी मर्जी माय लॉर्ड। पर अपनी बातों के बावजूद न्यूमन का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। कमरे से निकलने के बाद वो पहले से ही डुअल में मुझे मारने का प्लान बना रहा था। फिर बैरन और उनकी वाइफ को खत्म करके उसे एक डबल सुसाइड दिखाने की साजिश रच रहा था। वो तो शुक्रगुजार था कि मैंने उसे चैलेंज किया, क्योंकि इससे एक बड़े शहर में शिफ्ट होने का उसका प्लान तेज हो जाएगा। 1 महीने बाद डुअल शेड्यूल के मुताबिक हुआ, पर शुरू होने से पहले ही न्यूमन गुस्से से पागल था, क्योंकि मैं हाथ में एक फावड़ा लेकर पहुंचा था। उसकी नजरों में ये प्योर ह्यूमिलिएशन था। बैरन तो देख भी नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सब बस एक बेवकूफी भरा मजाक है। सिर्फ जेवियर ने इसे उस तरह नहीं देखा। आखिर कोई मजाक करने वाला इंसान हर दिन नॉन स्टॉप ट्रेनिंग नहीं करेगा। अपना फ्री टाइम कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स को अंडर फ्लोर हीटिंग के बारे में सिखाने में नहीं बिताएगा। वो जानता था कि मैं पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हूं। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, न्यूमैन खुद को रोक नहीं सका और उसने अपनी तलवार सीधे मुझ पर चलाई। ये देखकर मैंने अपने घुटने मोड़े और अपनी पीठ झुकाई। एक क्लीन स्वीप के साथ मैंने उसके वार को बेकार कर दिया। न्यूमैन हैरान था, पर उसे लगा कि ये बस लक है। पर जब हर अटैक को उसी तरह डिफ्लेक्ट किया गया तो उसे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है।
ये मॉडर्न क्लोज क्वार्टर बेनेट कॉम्बैट का एसेंस था। आर्मी में बिताए मेरे साल बेकार नहीं गए थे। इसके अलावा इस दुनिया के लोगों को अंदाजा नहीं है कि एक फावड़ा कितना डरावना हो सकता है। इसका चौड़ा ब्लेड एक ढाल की तरह काम कर सकता था और इसमें मोटी जड़ों को काटने की काफी पावर थी। जेवियर की स्वॉर्ड्समैनशिप से सीखे गए फुटवर्क के साथ और सिस्टम द्वारा दी गई फावड़ा बेस्ड स्किल, जो फावड़ा पकड़े रहने पर मेरे सभी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को बूस्ट कर देती है, ये देखकर कि वो जीत नहीं सकता, न्यूमैन ने अपनी माना हार्ड स्किल एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल उसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई और वो एक फ्लैश में मेरे सामने आ गया, बिना किसी रहम के अपनी तलवार सीधे मेरी गर्दन की ओर करते हुए। बैरन और उनकी वाइफ को लगा कि उनका बेटा पक्का मरने वाला है, पर अगले ही सेकंड मैंने सक्सेसफुली उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। साथ ही मैं मुस्कुराया, क्योंकि मुझे ठीक से पता था कि किस चीज ने जेवियर को नॉवल का प्रोटैगनिस्ट बनाया है। ये असरहान कोर टेक्निक थी, जेवियर की एक्सक्लूसिव मैजिक स्किल, जो उसे बाहरी जादुई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने और उसे अपना बनाने की इजाजत देती थी। उस मोमेंट पर न्यूमैन पूरी तरह दंग रह गया। तुमने मेरा माना एब्जॉर्ब कर लिया? उसके डर ने उसे गार्ड नीचे करने पर मजबूर कर दिया और एक पल में मैंने अपना फावड़ा उस कमीने के चेहरे पर दे मारा। बस वही एक हिट उसे लड़ाई से बाहर करने के लिए काफी था। पर मैं अभी रुका नहीं था। मैंने एक और वार सीधे उसके सिर के पीछे किया। साइड में देख रहे सैनिक पूरी तरह से भौचक्के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उस स्कमबैग यंग मास्टर ने टेरिटरी के एक डेकोरेटेड नाइट को सच में हरा दिया। बैरन ने अभी भी यकीन ना करते हुए विनर अनाउंस किया। पर ऐसे रोमांचक मोमेंट पर मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने न्यूमैन पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार किए जब तक कि वो रहम की भीख नहीं मांगने लगा। बैरन ने मुझे रुकने के लिए कहा, पर मैंने अनसुना करने का नाटक किया। जब सैनिक बीच बचाव करने आए तो मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैं खत्म कर चुका हूं। फिर उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ा और फावड़े से एक और भारी वार किया। टेरिटरी के एक और नाइट बायन को लगा कि यंग मास्टर पागल हो गया है। सिर्फ जेवियर को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये यंग मास्टर फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानता हुआ लग रहा था, क्योंकि ड्यूअल से 15 दिन पहले उस बंदे ने अचानक असरहान कोर टेक्निक सीखने की बात कही थी। उस टाइम वो अभी भी एक अधूरी टेक्निक थी और जेवियर ने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया था। जब उसने पूछा कि मुझे कैसे पता चला, तो मैंने बेशर्मी से दावा किया कि मैंने उसे नींद में बड़बड़ाते हुए सुना था। और ईमानदारी से कहूं तो नींद में बात करने के अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। जो बात और भी अजीब थी, वो ये कि मैंने कहा था कि मैं टेक्निक को परफेक्ट बनाने में उसकी मदद कर सकता हूँ। फिर मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए ब्रीदिंग मेथड, जो इतने समय से अटका हुआ था, वो असल में मौके पर ही पूरा हो गया। ये पहले वाला स्कमबैग यंग मास्टर नहीं था। जैसे जैसे मैं खुशी खुशी न्यूमैन को पीटता रहा, मुझे एहसास नहीं हुआ कि जेवियर को कुछ शक होने लगा था। बैरन, जो इसे और नहीं देख पा रहे थे, उन्होंने गुस्से में मुझे रुकने के लिए कहा। ये सुनकर मैंने शांति से उनसे टेबल के टेबल क्लॉथ के नीचे रखे लेटर्स चेक करने को कहा। हालांकि कंफ्यूज थे, पर बैरन ने टेबल क्लॉथ के नीचे देखा और पाया कि वहां वाकई लेटर्स थे। बैरन ने उन्हें पढ़ा और हैरान रह गए। वे न्यूमैन के धोखे और सीक्रेट डीलिंग्स के सबूत थे। न्यूमैन को यकीन नहीं हुआ। वे डॉक्यूमेंट्स कैसे मिल सकते थे? उसने उन्हें बहुत अच्छे से छिपाया था। पर मैंने नॉवल पढ़ी थी, तो जाहिर है मुझे पता था कि वे कहाँ छिपे हैं। उस छोटे जीव को उन्हें चुराने के लिए भेजना बच्चों का खेल था। बैरन बहुत ज्यादा दयालु थे। कोई और होता तो ये जानकर कि उसे धोखा दिया गया है, अब तक उसका सिर मांग रहा होता। मैं बता सकता था कि उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे हैंडल करना है। उसके सिर पर एक खूंखार चूहा फेंक दो। अगर वो उसे घायल करता है तो उसे टेरिटरी से बाहर निकाल दो। अगर नहीं, तो उसे एक मामूली सिपाही बना दो और उसे सोचने का मौका दो। हमारे आसपास के लोगों को यह बेतुका लगा। एक नाइट चूहे से घायल कैसे हो सकता है? तो उन्हें लगा कि मैं असल में उसे आसानी से छोड़ रहा हूं। न्यूमन ने भी यही सोचा। उसे लगा कि ये एक हल्की सजा है। उसे जरा भी पछतावा नहीं था और उसके मुंह के कोने एक हल्की स्मिर्प में बदल गए। अपने दिल में उसने बदला लेने का मौका ढूंढने की कसम खाई। तुम बहुत खुश दिख रहे हो, एंजॉय कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी मुस्कान होगी। ये सुनकर न्यूमन के पसीने छूट गए। उसी समय मैंने अपने कंधे पर बैठे छोटे हैमस्टर को एक लाल बीज दिया। फिर मैंने उसे हवा में उछाल दिया। माफी मांगने का सबसे अच्छा तरीका ये याद रखना है कि कोई माफी है ही नहीं। जैसे ही छोटे हैमस्टर ने लाल बीज खाया, उसका साइज धीरे धीरे बदलने लगा। ये देखकर हर कोई पूरी तरह हैरान रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा जीव इतने बड़े राक्षसी साइज का हो सकता है। अगले ही सेकंड वो सीधे न्यूमैन की ओर गिरता है, उसे मसल कर चटनी बना देता है। खैर,
मेरा उस कमीने को छोड़ने का कभी कोई इरादा था ही नहीं, और इसके साथ ही वो सड़ा हुआ सेब टेरिटरी से बाहर हो गया। कुछ ही समय में मैंने हैमस्टर को पूरी टेरिटरी में खुदाई करने के लिए कहा। ये देखकर जेवियर पास आया और पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? मैंने उसे बताया कि ये एक सड़क बना रहा है। चूंकि वो कमजोर सिपाही अब प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह लग रहे थे, मैंने तुरंत एक बड़े प्लान पर काम शुरू कर दिया। एक जमाने में रोम नाम का एक देश था, और वे सड़क बनाने के सच्चे दीवाने थे। हम जो बना रहे हैं उसे वे एपियन वे कहते थे। ये इस टेरिटरी की तरक्की की चाबी है। अचानक जेवियर ने बहुत सीरियस होकर पूछा, मास्टर लॉयड, आपको अचानक ये नॉलेज कहाँ से मिली? आपने एक ऐसा हीटिंग सिस्टम बनाया जिसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं था, और कहीं से भी एक हाई लेवल के जीव को समन कर लिया। क्या आप वाकई मास्टर लॉयड हैं? तभी सिस्टम ने मुझे वार्निंग दी। जेवियर को आपकी आइडेंटिटी पर शक है। मुझे पैनिक होने लगा, क्योंकि नॉवल के हिसाब से अगर जेवियर को पता चला कि मैं एक बाहरी वजूद हूं जिसने उसके लॉर्ड के बेटे की बॉडी हाईजैक कर ली है, तो वो सच में अपनी तलवार निकालकर मुझे वहीं मार सकता था। पर फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे समय के लिए मेरे पास एक स्पेशल स्किल है। मैंने इसे तब सीक्रेटली सीखा जब कोई देख नहीं रहा था। क्यों? क्या मुझे इजाजत नहीं है? पर यंग मास्टर, आप तो हमेशा से बस एक पियक्कड़ थे, और आप समनिंग मैजिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहां तक कि सबसे टैलेंटेड मेज भी 20 साल की ट्रेनिंग में इसे मास्टर नहीं कर सकता। तो तुम जीनियस हो सकते हो, पर मैं नहीं। मैं समनिंग के गिफ्ट के साथ पैदा हुआ था। अब मैं इसमें क्या करूं? और क्या तुम मुझ पर 24 घंटे नजर रखते हो? जब तुम आसपास नहीं होते तो मैं क्या करता हूं तुम्हें नहीं पता है ना? जेवियर, जो बातों में इतना अच्छा नहीं था, उसकी बोलती बंद हो गई। ये देखकर मैंने तुरंत टॉपिक बदल दिया। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूं। मुझे बहुत काम है। जेवियर के पास हार मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद मैंने बायन को सड़क के कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करने के लिए कहा, क्योंकि जेवियर और मुझे कहीं और कुछ जरूरी काम था। उस शाम एक सराय में जुए में मोटी रकम हारने के बाद एक हरे बालों वाला आदमी परेशान था। वो कॉनमैन टॉड्स था, जिसने बैरन की एस्टेट को उसकी प्रॉपर्टी से ठगा था। जैसे ही वो सोच रहा था कि अपना अगला भोला शिकार कहाँ ढूंढे, मैंने अचानक लात मारकर दरवाजा खोल दिया। तुम कौन हो? सही है, तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसा दिखता हूं। मैं लॉयड फ्रॉन्टेरा हूं। कुछ याद आया? मुझे पहचानते ही उसकी जान हलक में आ गई। फिर उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए चिल्लाकर कहा। ब्लैक क्लॉक में एक निशान वाले चेहरे वाले आदमी ने उसे पकड़ा और खिड़की से बाहर कूद गया। पर उन्हें पता नहीं था कि मुझे अंदाजा था कि वे उसी रास्ते से भागने की कोशिश करेंगे, और मैंने पहले ही जेवियर को बाहर वेट करने के लिए कह दिया था। इसे यहीं छोड़ दो और शांति से चले जाओ। अगर तुम मना करते हो तो मैं तुम्हें को कॉन्स्पिरेटर मानूंगा। तुम बहुत छोटे हो। क्या तुम्हें तलवार पकड़ना भी आता है? निशान वाले चेहरे वाला आदमी टॉड्स द्वारा हायर किया गया एक डार्क मेज था। नॉवल के मुताबिक जेवियर ने अपना लॉर्ड खोने के बाद उस ठग से बदला लेने की कसम खाई थी। पर उस वक्त वो पहली बार एक डार्क मेज का सामना कर रहा था, और पावरफुल मैजिक ने उसे डरा दिया था। हालांकि ये सब नॉवल में हुआ था। इस बीच निशान वाले चेहरे वाले आदमी ने जेवियर पर हमला किया। जेवियर ने अपनी तलवार से उसे रोका, पर अगले ही सेकंड डार्क मैजिक ने उसे घेर लिया। ये देखकर निशान वाले चेहरे वाले आदमी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए। हालांकि असरहान कोर टेक्निक को जल्दी परफेक्ट करने की वजह से जेवियर के पास ट्रिपल सर्कल माना हार्ड था। ये डार्क मेज उसके लेवल का भी नहीं था। निशान वाले चेहरे वाले आदमी को तुरंत पावर गैप का एहसास हुआ, और वो बिना सोचे समझे उड़ने की कोशिश करने लगा। टॉड्स ने जेवियर को धीरे धीरे पास आते देखा, और वो इतना डर गया कि पीछे की ओर लड़खड़ा गया। जेवियर उसके पैर काटने और उसे ट्रायल के लिए घसीटने के लिए तैयार था। जैसे ही तलवार गिरने वाली थी, मैंने बीच में आकर उसे रोक दिया। क्या तुम पागल हो? अगर इसे कोर्ट ले जाया गया तो इसे पक्का फांसी दे दी जाएगी। जेवियर कंफ्यूज था। क्या वो सीरियसली एक ठग के साथ हमदर्दी जता रहा है? उसके बाद हमने टॉड्स को एक कुर्सी से बांध दिया, और वो डर से कांप रहा था। अरे, इतना डरने की जरूरत नहीं है। हर कोई कभी ना कभी थोड़ा लालची हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने अपने मौके का पूरा फायदा क्यों उठाया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोर्ट नहीं ले जाऊंगा। बस बैरन के जितने भी बचे हुए एसेट्स हैं उन्हें सौंप दो। टॉड्स को लगा कि मैं उसे छोड़ने वाला हूँ, इसलिए वो तुरंत उन्हें देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मैं तो अभी बस शुरू ही हुआ था। अगर वो पूरी तरह माफी चाहता था तो मैंने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा। ये एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट था जो उसे सैलरी भी देता है। पर कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटा सा क्लॉज था। हर महीने उसे पेमेंट मिलेगी, पर सैलरी का 80% फ्रॉड की रीपेमेंट के तौर पर काट लिया जाएगा। तो मेरे लिए 520 साल काम करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। टॉर्स ने कभी नहीं सोचा था कि वो पूरी जिंदगी के लिए लेबर स्लेव बन जाएगा।
जेवियर जल्दी ही समझ गया कि मैंने उसे हमदर्दी की वजह से नहीं बचाया था। मैंने धीरे से एक लालची मुस्कान दिखाई। इस बंदे पर मेरा इतना पैसा बकाया है, मैं इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इसकी पूरी जिंदगी इसका खून चूसने वाला हूँ। टॉर्स ने फिर भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। ये किस तरह का पागलपन भरा कॉन्ट्रैक्ट है? मैंने बस उसे एक लाइन कही, कोर्ट में मिलते हैं। फैसला उस पर छोड़ दिया। आखिर में टॉर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। घर वापस जाते समय मैंने जेवियर को बताया कि टॉर्च से जब्त किए गए फंड्स मेरे अगले प्लान के लिए स्टार्टअप कैपिटल का काम करेंगे, जो कि लोगों को हायर करना था। आखिर बैरन की एस्टेट के सिर्फ 30 सैनिकों पर भरोसा करना काफी नहीं था। कुछ दिनों बाद रिक्रूटमेंट नोटिस लगाया गया और मेरी हैरानी के लिए बहुत से लोग आए। मैंने मान लिया था कि मेरी स्कमबैग वाली रेपुटेशन की वजह से कोई अप्लाई नहीं करेगा, पर जेवियर ने समझाया कि ऐसा क्यों हुआ। पता चला कि क्योंकि मैंने अंडर फ्लोर हीटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स सस्ते में और टाइम पर पूरे किए थे, टेरिटरी के गद्दारों को सजा दी थी और मैं समनिंग मैजिक तक यूज कर सकता था। रेजिडेंट्स मुझे एक काबिल और भरोसेमंद इंसान के रूप में देख रहे थे। यह सुनकर मैं पूरी तरह दंग रह गया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उन चीजों से इतने लोग अट्रैक्ट होंगे। एक आदमी ने तो सिंसियरली मुझे थैंक यू कहा, यह कहते हुए कि उसके बच्चे को ठंडी हवा से जुकाम हो जाता था, पर अंडर फ्लोर हीटिंग से चीजें बहुत सुधर गई हैं। फिर उसने मुझे बताया कि पड़ोस की टेरिटरी में उसका एक रिलेटिव है जो अंडर फ्लोर प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। ये सुनते ही मैं अपनी शैतानी मुस्कान फिर से नहीं रोक सका। लगता है मेरे बिजनेस एम्पायर को बनाने का पहला स्टेप पूरा हो गया था। मैंने फाइनली अपना नाम बना लिया था। हीटिंग प्रोजेक्ट पर थोड़ा पैसा खोना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जहां तक दूसरी टेरिटरीज की बात है, अब कोई पैसा नहीं खोना होगा। बेशक उन्हें अभी भी अंडरफ्लोर हीटिंग मिल सकती है, पर उन्हें ट्रेवल एक्सपेंसेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा। मेरे पास खड़े जेवियर को फाइनली समझ आ गया कि हम हीटिंग पर पैसा क्यों खो रहे थे, पर उसका अभी भी एक और सवाल था। टेरिटरी में सड़क को पहाड़ तक बनाने की क्या जरूरत है? कुछ ही समय बाद मैं जेवियर को पहाड़ की चोटी पर ले गया और उससे कहा, कुछ ही समय में यह पहाड़ पूरी तरह नंगा हो जाएगा, क्योंकि अंडर फ्लोर हीटिंग में बहुत भारी मात्रा में लकड़ी लगती है। ये पेड़ टिकेंगे नहीं। जेवियर हैरान था। यंग मास्टर, ये जानते हुए भी आपने फिर भी उनके लिए अंडर फ्लोर हीटिंग बना दी। मैंने समझाया, सड़क को पहाड़ तक ले जाने का रीजन ये है कि यहाँ बिटुमिनस कोल है। एक बार जब लोगों ने अंडर फ्लोर हीटिंग का एक्सपीरियंस ले लिया, तो उन्हें जिंदगी भर के लिए इसकी लत लग जाएगी, और ये कोयला इसके लिए परफेक्ट फ्यूल है। तो उनके पास इसे मुझसे खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। बेशक हमारी अपनी टेरिटरी के रेजिडेंट्स को डिस्काउंट मिलेगा, पर बस एक छोटा सा डिस्काउंट। जेवियर गुस्से में था। आप बेशरम हैं। अचानक मैंने उसे सीरियस होकर देखा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं बेशरम हूं? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हम टेरिटरी का कर्ज और कैसे चुकाएंगे? जेवियर चुप हो गया। फिर उसने मुझे याद दिलाया, ऐसा नहीं है कि बैरन को नहीं पता कि यहाँ कोयला है। बात बस ये है कि पिछले बैरन्स ने कई बार इसे माइन करने की कोशिश की, पर फाउंडेशन बहुत अनस्टेबल थी और बार बार ढह रही थी। इसलिए तब से किसी ने इसे छुआ तक नहीं है। बेशक मुझे वो सब पता था, पर मेरे पास मॉडर्न एक्सकवेशन टेक्निक्स थीं। जब तक मैं शील्ड टनलिंग का यूज करूंगा, मैं ढहने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। चलो चलें, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। जेवियर कंफ्यूज था। उसने कभी शील्ड टनलिंग के बारे में नहीं सुना था, पर यह देखकर कि अब मैं पहले जैसा लॉयड नहीं रहा, उसने मुझ पर भरोसा करना चुना। पर जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, वो ये कि केव के अंदर मैजिकल बीस्ट्स थे, ऐसे जीव जो मेरी असली दुनिया में नहीं थे। हाल ही की घटनाओं की वजह से की कैरेक्टर्स और टेरिटरी के रेजिडेंट्स के साथ मेरी अप्रूवल रेटिंग सुधर गई है। नतीजतन मेरे रिलेशनशिप पॉइंट्स 639 तक पहुंच गए थे। उन पॉइंट्स के साथ मैंने बेसिक डिजाइन और सर्वेइंग दोनों को इंटरमीडिएट में अपग्रेड कर दिया। इंटरमीडिएट डिजाइन ने मुझे सीधे पेपर पर ड्रॉ करने की परमिशन दी, जबकि इंटरमीडिएट सर्वेइंग ने मुझे 5 मीटर तक की चट्टान के आर पार देखने दिया। उस रात इंटरमीडिएट सर्वेइंग स्किल का यूज करके मैंने पहाड़ के अंदर एक सेफ रूट ढूंढा और खुदाई की तैयारी शुरू कर दी। पर सारी रोडवर्क की वजह से पुडोंग थकान से चूर होकर गिर गया था, और सिर्फ मैन पावर पर भरोसा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है दूसरे कंपेनियन को समन करने का टाइम आ गया है। दूसरा समन 70 रिलेशनशिप पॉइंट्स का है। जैसा सोचा था, मैजिक सर्कल अभी भी छोटा सा था और बिल्कुल पोडोंग जैसा ही लग रहा था। जैसे ही वो जीव मैजिक सर्कल से बाहर आया, वो जमीन पर गिर गया। अगले ही पल उसने कहा, बैंगल। लगा कि यही उसका नाम था। कुछ पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि ये भी लाल बीज खाकर विशाल बन सकता है, और इसकी स्किल्स आगे आने वाली कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह सॉल्व कर सकती हैं। कुछ ही समय में माइनिंग ऑपरेशंस ऑफिशियली शुरू हो गए। स्टेप 1,
बैंगल से काम चलाओ शील्ड टनलिंग मशीन के सामने मिट्टी खुदवाना। उसकी एक स्किल, चॉम्पिंग डर्ट, उसे मिट्टी खाकर रास्ता बनाने की परमिशन देती है। स्टेप 2, जेवियर को उसके पीछे तैयार रखना, क्योंकि बैंगल की दूसरी स्किल उसके द्वारा खाई गई मिट्टी को स्टील में बदलकर बाहर शूट कर सकती है। स्टेप 3, जेवियर से उस स्टील को फिक्स्ड लंबाई में कटवाना। स्टेप 4, वर्कर से उन स्टील के टुकड़ों को जोड़कर फाउंडेशन सपोर्ट के लिए सेगमेंट्स तैयार करवाना। इस पॉइंट पर जेवियर अंदर से पूरी तरह से मर चुका था, एक इज्जतदार नाइट, और मैं यहां जमीन के नीचे पॉटी जैसे स्टील के टुकड़े काट रहा हूं। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत गए और टनल बिट्यूमिनस कोल के करीब और करीब पहुंच रही थी। अचानक जेवियर ने मुझे याद दिलाया, मास्टर लॉयड, अब आपके लिए बाहर जाकर रेस्ट करने का टाइम आ गया है। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, इसलिए मुझे साइड पर ही रहना होगा। मेरी पिछली दुनिया में कई लीडर्स को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता था, पर आप उन्हें कभी असली साइड पर नहीं देखते थे। इसलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी उन लोगों जैसा नहीं बनूंगा। इंटरमीडिएट सर्वेइंग का यूज करके मैंने चट्टान के पार देखा और कोयले की लेयर बस आगे ही थी। हम लगभग पहुंच रहे हैं, सब लोग थोड़ी और ताकत लगाओ, मैंने वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए चिल्लाकर कहा। काम को 10 गुना तेज करने के लिए बैंगुल को थैंक यू कहने के बाद मैं तुरंत वर्कर्स की तरफ मुड़ा और कहा, जैसे ही हम कोयले की लेयर तक पहुंचे, शील्ड टनलिंग मशीन हटा देना और माइनिंग स्पेस को बढ़ा देना। ये अभी भी खतरनाक है, इसलिए लापरवाह मत होना। पर इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मुझे मिट्टी के दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत इंटरमीडिएट सर्वेइंग का यूज किया और देखा कि एक छेद हो गया है और वो बड़ा होता जा रहा है। अगले ही सेकंड चींटी जैसा दिखने वाला एक विशाल जीव मिट्टी से बाहर निकला। ये देखकर जेवियर ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उसके जबड़े काट दिए। मैंने अपना फावड़ा पकड़ा और उसके साथ तालमेल बिठाकर वार किया। मैं हैरान था, नॉवल में कभी ये मेंशन नहीं था कि टनल में इस तरह के जीव होंगे। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि ये चींटी अकेली नहीं थी। वे कॉलोनीज में रहते हैं और झुंड के झुंड अंदर आ रहे थे। मैंने सबको बाहर निकलने के लिए चिल्लाकर कहा और जेवियर ने एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए अपनी तलवार उठाई। पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और टनल में कम ऑक्सीजन होने की वजह से वो ज्यादा देर नहीं टिक सकता था। इस दुनिया में आने के बाद से ये पहली बार था जब मैं वाकई पैनिक हो गया। मास्टर लॉयड, खुद को संभालो, पैनिक मत हो। उस थप्पड़ ने मुझे होश में ला दिया और अचानक मुझे एक आइडिया आया। एक मशाल पकड़ने के बाद मैंने तुरंत जेवियर से कहा कि हम सामने से रास्ता बनाएंगे और चींटियों के घोंसले के अंदर जाएंगे। जेवियर को यह फैसला पागलपन लगा, पर फिर भी उसने बात मानी। उसे यकीन था कि इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा।